आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एक पाठ जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें। और यह पाठ कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका से लिया गया है और इस पाठ को लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में हमें बताया है। अभी तक हम उनकी नानी, उनकी माँ और उनकी परदादी और उनकी दादी के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में जान चुके हैं। अब हम इस भाग में जानेंगे उनकी बहनों का क्या का व्यक्तित्व कैसा था और उनका स्वभाव कैसा था। अब लिखा हुआ है, पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो हमने अपने पिछले भागों में पढ़ा कि जो उनकी परदादी थी उन्होंने किस प्रकार मन्नत मांगी थी मंदिर जाके कि अगर उनकी उनकी पोता बहू के यहाँ अगर उनके यहाँ बच्चा हो तो उसका उनका पहला बच्चा लड़की ही होनी चाहिए। इसलिए लेखिका ने बताया है कि उनकी परदादी ने जो पहली लड़की के लिए जो मन्नत मांगी थी वह लेखिका नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल, लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। तो पहले हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में किस प्रकार से बच्चों को उनके जो माँ बाप होते थे वह दो नाम रखते थे। एक उनका घर का नाम होता था अर्थात उसे हम आज की भाषा में उसे हम निकनेम कहते हैं, और दूसरा होता था उनका जो पूरा व्यवसायिक नाम होता था, जैसे उनका जो भी मार्कशीट में जो भी स्कूलों में लिखा होता था। उसी प्रकार से लेखिका की बड़ी बहन का नाम था मंजुल भगत, जिनका घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। और उनका पूरा जब जो लेखिका बनी तो उनका नाम रखा गया मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। अब लेखिका ने यहाँ बताया है कि जो कि उन्होंने अपनी शादी के बाद लिखना शुरू किया था, इसीलिए उन्होंने अपनी शादी के बाद जो उनके पति का जो सरनेम था उसी को उन्होंने लिखा और उन्होंने अब उनका नाम पड़ा मंजुल भगत, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपने पति का नाम ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की उनकी कि कोई हीन भावना उनके अंदर नहीं आई। इसीलिए उन्होंने अपने पैदाइशी नाम अर्थात मंजुल जैन को छोड़कर उन्होंने अपना नाम मंजुल भगत रख लिया। अब बताया गया है दूसरे नंबर पर मैं थी, दूसरे नंबर पर थी लेखिका और उनका घर का नाम था उमा और बाहर का मृदुला। तो अब तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पाठ की जो लेखिका है उनका नाम है मृदुला और उनका घर का नाम था उमा। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। और साथ ही साथ लेखिका ने भी अपनी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया था, इसीलिए उनका नाम भी लेखिका में के रूप में चला मृदुला गर्ग, मतलब गर्ग उनके पति का जो सरनेम था, इसीलिए उनका नाम भी मृदुला गर्ग भी जाना गया। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। लेखिका बता रही है कि जब हमने अपने लेखन कार्य को शुरू किया था तो उससे पहले कुछ नारीवाद का चलन चल रहा था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया। और लेखिका ने बताया किस प्रकार से नारीवाद के कारण हमारी जो वर्षों पुरानी परंपरा है कि एक पत्नी शादी के बाद अपने पति का सरनेम ही धारण करेगी, उसी प्रकार जो लेखिका थी उन्होंने भी अपने पति का सरनेम को ही अपनाया। लेकिन जब नारीवाद का चलन हुआ तो उसमें यह हुआ कि जो शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज हो गया कि अब जो लड़की थी वह समझती थी कि उसे अपना जो उसका जो बचपन का नाम है और जिस सरनेम से वो पढ़ी लिखी है उसे उसका सरनेम ही रखना चाहिए, और फिर ये रिवाज चलने लगा। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। लेखिका बता रही है जिस प्रकार से मन्नू भंडारी थी उनका हवाला देकर लोग उनसे पूछते थे कि आप लोग इतनी पुराने विचारों की क्यों हैं, घर गुस्सू मतलब इतने पुराने विचारों की क्यों है, आपने शादी के बाद अपना नाम क्यों बदला। अब लेखिका बता रही है ना तो इसके पास हमारे पास तब कोई इसका जवाब था, ना ही अब कोई जवाब है, क्योंकि ये तो प्रथाएं वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने अपनी माँ को देखा, नानी को देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पतियों के सरनेम को ही अपनाया, उसी प्रकार से लेखिका ने भी अपनी जो उनका जो पति का सरनेम था उसी को ही अपनाया। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान
का कोई नुकसान होती मैंने नहीं देखा। लेखिका ने यहाँ बताया है कि भले ही मैंने अपना सरनेम बदल लिया, मैंने जैन से गर्ग लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इससे मेरे व्यक्तित्व में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसी मेरी सोच पहले थी और स्वभाव था वैसा आज भी मेरा है। मैं आज भी स्वतंत्र विचारों को, स्वतंत्र ख्यालों वाली महिला हूँ और आज भी मैं अपना लेखन कार्य कर रही हूँ। पूछने को तो पिताजी से भी लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। अब लेखिका बता रही है कि पूछने वाले तो उनके पिताजी से कुछ बातें यह भी ऐसे भी पूछ लेते थे कि आपकी 5 बेटियां हैं और आपका 5 बेटियों से मन नहीं भरा कि जो आपने हर बेटी के 2-2 नाम रहे। अब लेखिका ने हमें बताया कि उनकी 5 बहनें थी और उनके उनके 2 नाम थे, जैसे घर का नाम अलग रहता था और उनका बाहर का नाम अलग रहता था, इसीलिए उनके लोग अक्सर उनके पिताजी को ताने मारा करते थे। आगे बताया है कि मुझसे छोटी बहन घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। अब जो लेखिका से जो छोटी बहन है उनका नाम है गौरी और उनका बाहर का नाम है चित्रा और वह लेखिका नहीं है। उनका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो हो। लेखिका बता रही है कि उनकी चूंकि उनके हर बहन भाई ने लेखन कार्य को अपना व्यवसाय बनाया है और साथ ही साथ उनके जितने भी बहनें हैं वह आज एक बहुत अच्छी लेखक है। लेकिन उनकी एक बहन थी जिनका नाम था चित्रा, वह नहीं लिखती। उनका कहना है कि अगर घर में सभी लिखने लगेंगे तो घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। ये उनकी बात भी बहुत सटीक थी क्योंकि उनकी जितनी भी बहनें थी वह बहुत अच्छी लेखिका थी। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां हुई तो माता पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक ही नाम ही रखा, रेणु और अचला। लेखिका बता रही हैं जब उनके माँ पिता के यहाँ चौथी और पांचवी बेटियां, अर्थात जब उनकी चौथी और पांचवी बेटियों का जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने इस जमाने के बहुत ताने सुन रखे थे। सबने कहा कि आपने अपनी बेटियों के 2-2 नाम क्यों रखे हैं, तो इसीलिए उन्होंने लोगों की बातों को मानकर उन्होंने अब अपनी बेटियों का नाम एक ही एक रखा। चौथी बेटी का नाम रेणु और पांचवी बेटी का नाम अचला। फिर 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम रखा गया राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा बचे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव हिंदी के हवाले है। लेखिका बता रही है कि जो उनकी 5 बहनें हैं वह उनकी जो बीच की 2 बहनें ही जो कि लेखन कार्य से बची रही जिन्होंने लेखन कार्य को नहीं अपनाया। उसके बाद उनकी जो छोटी बहन थी अचला और उनके जो भाई थे राजीव, वो भी लेखक बन गए। अब जो उनकी जो अचला नामक जो बहन थी वह लेखिका से 8 साल छोटी थी और 8 साल के बाद वक्त में इतना बदलाव हो गया था कि चारों तरफ हमारे देश में अंग्रेजी भाषा छाई हुई थी, इसीलिए उनकी बहन ने अंग्रेजी भाषा को अपना अपना लिखने का साधन बनाया। लेकिन उनके जो भाई थे वह हिंदी के हवाले ही लिखते रहे। अब आगे बताया गया है कि हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। अब लेखिका ने बताया कि उनके जितने भी 3 बहनें और उनका जो भाई है वह लिखते हैं और उनका जो खानदान है वह उन्हें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। लेखिका बता रही है कि जहाँ पर उनके जितने भी मायके वाले थे वो सभी उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास कहानियों को पढ़ते थे, लेकिन उनके ससुराल में कोई भी उन्हें नहीं पढ़ता था, क्योंकि हो सकता है ये पुराने समय की बात और उस वक्त बहू के लिखने को लोग मान्यता ना देते हो, इसलिए उनके ससुराल वाले उन्हें नहीं पढ़ते होंगे। और उन्होंने बताया कि उनका यह जो तथ्य था यह बात मुझे काफी बाद में समझ आई कि क्यों ये लोग मुझे पढ़ते नहीं। और फिर मुझे बाद में उनके ना पढ़ने के भी फायदे नजर आने लगे कि कम से कम घर के भीतर तो कोई मुझे हिंदी आलोचना का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लिखती थी जो लोग उनके बड़े भले आलोचक बने तो किस प्रकार से घर के उनके मायके में और बाहर उनके बहुत सारे आलोचक हो गए थे, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि ससुराल में उनका कोई भी आलोचक नहीं है। खैर, मैं अपनी नहीं उन आदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। ये अब यहाँ पर लेखिका हमें अपनी उन 2 बहनों के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में बता रही है जो कि लेखिका नहीं बनी। जो नहीं बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर है। लेखिका यहाँ पर बता रही है कि किस प्रकार से उनके जो पिताजी थे वह ये कहते थे
कि अगर वो लेखक नहीं बनी तो कोई बात नहीं, वो और कोई अच्छा कार्य करेंगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा ही समझ में आती थी। उनको लगता था कि लेखन कार्य में दम घुटता है, इसीलिए उन्होंने लेखन कार्य को नहीं चुना। अब लेखिका ने बताया कि अगर उनकी जो लेखिकाएं बहन थी वो शेर थी, तो उनकी जो गैर लेखिका बहन मतलब जो लिखती नहीं थी वह तो सवा शेर थी, मतलब उनका बुद्धि चातुर्य और भी अधिक था। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। लेखिका ने यहाँ पर बताया कि उनकी जो चौथे नंबर वाली बहन थी रेणु, वो भले ही इतनी कम उम्र की थी लेकिन वो अपने इरादों की बहुत ज्यादा पक्की थी। जब सारे लोग गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापस आते तो जब उन्हें उनके घर से गाड़ी जाती उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए, तो उनमें जो इनकी छोटी बहन थी रेणु, वह उस गाड़ी में बैठने से मना कर देती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इतना छोटा सा रास्ता भले ही कोई गाड़ी में बैठकर तय करता है, गाड़ी में बैठकर घर जाना ही है तो सामंतशाही का प्रतीक है, अर्थात मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं तो पैदल चलकर ही घर जाऊंगी। और उनका उनका जो मानना था जो शायद ऐसा सच में था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी। लेखिका बता रही है कि उनके पिता उनकी उस बहन को अतिरिक्त लाड़ करते थे, इसीलिए वह इस प्रकार का रवैया रखती थी। और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी भी। फारिग का अर्थ होता है कार्य से निवृत्त और निश्चिंत करने का, लाचारी भी। माँ तो सब चीजों में उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा। खरामा खरामा का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो लेखिका बता रही उनकी उनकी बहन का जो ये स्वभाव था, तो इस बात से उनकी माँ पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उनके पिताजी को ये बातें बहुत अधिक चुभती थी, बुरी लगती थी। और जब वो देखते थे कि उनकी एक बेटी अचला बेटी गाड़ी में बैठकर चली आ रही है और जो उनकी छोटी बेटी है रेणु, वह पीछे पसीने से तरबतर धीरे धीरे यहाँ पर चली आ रही है, तो उन्हें यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान उसके हाथ में दे गया था। लेखिका ने हमें यहाँ पर अपनी बहन के स्वभाव के बारे में बताया है कि एक बार बचपन में उन्होंने किस प्रकार जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनसे उनका चित्र मंगवा लिया था और एक मोटरसाइकिल सवार जवान आया और वो चित्र उन्हें उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था और इस घटना के बाद पड़ोस में उनका जो रुतबा था वह बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। लेखिका उनका एक और अन्य स्वभाव बता रही है कि गाड़ी में बैठने के साथ साथ उन्हें इम्तिहान मतलब परीक्षाएं देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। लेकिन बता रही है कि जब स्कूल तो उन्होंने जैसे तैसे पास कर लिया, लेकिन जब बारी आई बीए की परीक्षा देने की तो वह अपनी जिद पर अड़ गई कि पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। जब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है वरना नहीं। अब लेखिका बता रही हैं कि जब उनकी जो बहन थी वह बहुत जिद्दी थी तो वह एक बात पर अड़ गई कि पहले कोई मुझे यह समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तभी मैं इस बीए की परीक्षा दूंगी और अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ बीए करना सही है तभी कोई फायदा है वरना नहीं। फिर लेखिका के परिवार ने उन्हें तरह तरह के तर्क दिए, उन्हें तरह तरह से समझाया और उनकी माँ ने कहा कि तुम जाके ये सब पिताजी से पूछो। तो पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, अगर तुम बीए कर लोगी तो नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे वगैरह वगैरह। तो उनके पिताजी ने उनको बीए करने के लिए मनाने के लिए उन्हें बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन उनकी बहन को कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को और ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है और कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। तो लेखिका ने बताया किस प्रकार से जो उनकी बहन थी वह परीक्षा देने के खिलाफ थी और जब उनसे कहा गया कि वो बीए करें तो उन्होंने कहा कि मैं बीए तभी करूंगी जब मुझे बीए करने के कोई सही सही फायदे बताएगा। तो लेकिन उनके पिताजी उनके पूरे परिवार ने तरह तरह से उनको मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर आखिर अंत में उनके पिताजी ने उनसे यही कहा कि तुम बीए इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तुम बीए करो और फिर उन्होंने पिता की खुशी
खुशी के लिए उन्होंने बीए तो कर लिया, लेकिन वो सिर्फ पास होने लायक नंबर ही लाई। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। हम सभी जानते हैं कि लेखिका ने बताया था कि उनकी माँ का आदर सत्कार लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है, और वो सच बोलने में वह अपनी माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसकी सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। लेखिका ने हमें यहाँ उनके स्वभाव से अवगत कराया है कि आधा समय लोग उनके सच सुनकर सोचते हैं कि वह शायद मजाक कर रही है, इसलिए लोग उनकी बातों पर हंसते रहते हैं। आज भी जब कोई उसे इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उनकी बहन किस प्रकार का उनका स्वभाव था कि जब कोई उन्हें इत्र अथवा कोई सुगंधित वस्तु भेंट करता है तो वह कहती हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ। तो इस पूरे पार्ट में लेखिका ने हमें अपनी बहनों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में बताया, और साथ ही साथ यही भी बताया कि किस प्रकार से उनकी बहन सामंत शाही नीति के विरोध में थी, और साथ ही साथ वह परीक्षा देने को भी गलत मानती थी, लेकिन अंत में उन्होंने बीए पास की, और वो भी सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए ही। तो हमने इस सब में लेखिका की बहनों के व्यक्तित्व के बारे में जाना। अब हमारा यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसका अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।